गुड मॉर्निंग दोस्तों, दिशा के ऑनलाइन लर्निंग प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। और आज हम साइंस का नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे। और लास्ट लेक्चर में जो हमने चैप्टर शुरू किया था वो था कोशिका संरचना। और कोशिका संरचना के अंदर जो था हमने सबसे पहले जो पढ़ा था वो कोशिका झिल्ली यानी प्लाज्मा झिल्ली जिसे हम कहते हैं, उसके विषय में हमने जानकारी पढ़ी थी। उससे जुड़ी हुई संरचनाएँ पढ़ी। साथ ही साथ मैंने आपको बताया था कि कोशिका झिल्ली का रूपांतरण भी प्रोकैरियोटिक्स में पाया जाता है, जीवाणु वगैरह में, जिसमें एक मीसोसोम बताया, एक क्रोमेटोफोर मैंने बताया था। मीसोसोम के बारे में मैंने बताया था कि मीसोसोम जो होगा इसका काम जो होगा वही काम होगा जो यूकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया का होता है, यानी श्वसन वगैरह का ये काम करेगा। और इसके अलावा जीवाणु में डीएनए प्रतिकरण का ये काम करता है, कोशिका विभाजन में सहायक होता है। ठीक है। इसके अलावा हमने ये भी जानकारी पढ़ी थी कि जो ऐसे जीवाणु होंगे जो प्रकाश संश्लेषी जीवाणु होंगे उनमें क्या होगा कि जो वर्णक पाए जाएंगे, प्रकाश संश्लेषी वर्णक, वो जिस संरचना पे पाए जाएंगे वो क्रोमेटोफोर थी। इसके अलावा हमने नया टॉपिक जो शुरू किया था, इसमें सेल वॉल, कोशिका भित्ति हम पढ़ रहे थे। कोशिका भित्ति हमने पढ़ी थी किस किस में प्रेजेंट होती है। मैंने आपको बताया था कि आर्की बैक्टीरिया में होती है, बैक्टीरिया में होती है, नीलहरित शैवाल में होती है, इसके अलावा कवक में होती है और पादपों में होती है। और साथ में बताया था किस में एब्सेंट होगी, माइकोप्लाज्मा में एब्सेंट होती है, यूग्लिना में एब्सेंट होती है, स्लाइम मोड्स में एब्सेंट होती है, प्रोटोजोआ में एब्सेंट होती है और सभी जंतुओं में एब्सेंट होती है। ठीक हो गया, ये जानकारी हो गई थी। आर्की बैक्टीरिया में मैंने आपको बताया था कि आर्की बैक्टीरिया जो होते हैं इनमें ग्लाइकोप्रोटीन और पॉलीसैकेराइड्स की बनी हुई क्या होती है, कोशिका भित्ति होती है। जबकि जो सिंपल बैक्टीरिया होते हैं, जीवाणु होते हैं, इनमें पेप्टिडोग्लाइकन से कोशिका भित्ति का निर्माण होता है। इसके बाद सेल एनवलप नाम की अब मैंने आपको संरचना बताई, जो कि क्या थी, त्रिस्तरीय संरचना थी। त्रिस्तर में मैंने आपको बताया था कि सबसे भारी परत जो थी वो ग्लाइकोकैलिक्स थी, उसके बाद जो थी कोशिका भित्ति थी और सबसे अंदर जो थी कोशिका झिल्ली थी। उसी में ग्लाइकोकैलिक्स में मैंने दो रूप बताए थे, कैप्सूल और स्लाइम लेयर। कैप्सूल मैंने बताया था कि अगर जो हैं वो संयुक्त रूप से जुड़े हुए हों तब तो वो कैप्सूल कहलाएगा, और अगर जो हैं वो ढीले रूप से जुड़े हुए होंगे तो तब क्या कहलाएगा, स्लाइम लेयर कहलाएगा। ठीक है, ये जानकारी भी हो गई थी। और इसके बाद हमने ये भी पढ़ लिया था कि कैप्सूल का काम क्या होता है, यहाँ तक की जानकारी हो गई थी। तो अभी हमने केवल आर्की बैक्टीरिया और बैक्टीरिया में कोशिका भित्ति देखी। टॉपिक जो हम पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति, ठीक है। टॉपिक जो है वो है कोशिका भित्ति के बारे में, यानी सेल वॉल हम अभी पढ़ रहे हैं। कुछ जानकारी हम पढ़ चुके, उससे आगे की जानकारी अभी हम पढ़ रहे थे किस किस में उपस्थित है। उनमें हमने बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया पढ़ लिया। अब हम इसके आगे थोड़ा सा देखते हैं। इसके बाद मैंने बताया था और किस में मिलेगी, कवक में मिलेगी कोशिका भित्ति और शैवाल में मिलेगी। कवक में भी मिलेगी और शैवाल में भी मिलेगी। पहले कवक की बात करते हैं। कवक में जो कोशिका भित्ति है मैंने आपको पहले भी बताया था किसकी बनी होती है, काइटिन। ठीक है, काइटिन जो है इसकी बनी होती है कवक की कोशिका भित्ति। और काइटिन भी मैंने आपको बताया था पॉलीसैकेराइड्स में कि ये होमोपॉलीसैकेराइड्स है या हेट्रोपॉलीसैकेराइड्स है। तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ये होमोपॉलीसैकेराइड्स का एग्जाम्पल है और इसमें NAG नामक क्या होती है, शर्करा होती है। तो ये तो यहाँ से तो सिंपल ही क्वेश्चन आएगा कि कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, काइटिन की। और काइटिन रासायनिक दृष्टि से क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। ये क्या है, होमोपॉलीसैकेराइड है। अब बात आती है शैवाल की। तो शैवाल में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। अब देखिए शैवाल में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, अगर इसे हम देखें तो एक चीज जो होगी इसमें वो तो होगी सेलुलोज। जनरली क्या होता है, ऑब्जेक्टिव में सेलुलोज ही लिखा रहता है, लेकिन ये मुख्य रूप से रहता है। इसके अलावा और चीजें भी होगी। शैवाल की कोशिका भित्ति में सेलुलोज के अलावा और चीजें कौन सी होती है, एक इसमें होता है गैलेक्टन्स। गैलेक्टन्स, ठीक है, गैलेक्टन्स इसमें होता है। इसके अलावा इसमें होता है मेनन्स। गैलेक्टन्स क्या है, ये एक ऐसा पदार्थ है जो कि गैलेक्टोज शर्करा से बना होता है। और मैनोज शर्करा से जो बनता है उसे क्या कहते हैं, मैनेस। ठीक है, मैनेस इसे कहा जाता है, जो किससे बनता है, मैनोज शर्करा से। इसके अलावा इसमें होगा CaCO3, ठीक है, CaCO3 और सिलिकॉन ऑक्साइड। ठीक है, अगली चीज जो होगी वो क्या होगी, सिलिकॉन ऑक्साइड। इतनी सारी चीजों से मिलकर बनी होगी शैवाल की कोशिका भित्ति। जनरली अगर बोले तो आपको सेलुलोज याद रखना है। जनरल में पूछे तो शैवाल की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, सेलुलोज। दूसरी बात, इसके अलावा भी कुछ और चीज़ें बुक्स में हो सकती हैं, लेकिन ये मैंने वो चीज़ें बताई जो कि शैवाल की कोशिका भित्ति में जनरली प्रेजेंट होंगी।
अब कुछ कोशिका भित्ति में इसके अलावा चीजें हो सकती हैं, कुछ में नहीं हो सकती हैं, लेकिन ये जनरल चीजें जो कि उपस्थित होती है, इनमें केवल आप सेलुलोज को याद रखना, ठीक है, कि शैवाल की कोशिका भित्ति में क्या होता है, सेलुलोज होता है। ये बात आ गई किसकी, कवक और शैवाल की। तो आर्कीबैक्टीरिया, बैक्टीरिया, शैवाल और कवक हो गया। अब बचा किसका, पादप का। पादप की कोशिका भित्ति थोड़ा सा डिटेल में हमें पढ़नी होगी, ठीक है। पादप की कोशिका भित्ति क्या होगी, हमें थोड़ी सी डिटेल में पढ़नी पड़ेगी, पादपों की कोशिका भित्ति। अब अगली जो है नंबर 5 पर, वो है पादप कोशिका भित्ति। इसको थोड़ा सा हम डिटेल में देखते हैं। पादप कोशिका भित्ति, ठीक है, यहां से क्वेश्चन बन जाते हैं पादप कोशिका भित्ति से। इसे आपको ध्यान से समझना है पादप कोशिका भित्ति को। इसको समझने से पहले मैं नोट करके एक पॉइंट आपको बता दे रहा हूं, कुछ शब्द आपको पता होने चाहिए कि अगर पादप कोशिका में से जो प्लांट सेल है, इसमें से मैं माइनस कर दूं, कोशिका भित्ति हटा दूं, केवल मैं पादप कोशिका की बात कर रहा हूं अभी। अगर मैं पादप कोशिका से क्या हटा दूं, कोशिका भित्ति हटा दूं, तो फिर जो बची हुई पूरी संरचना है ये कहलाएगी प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लाज्म नहीं बोल रहा मैं, प्रोटोप्लास्ट, ठीक है। ये संरचना क्या कहलाएगी, प्रोटोप्लास्ट। तो ये चीज आपको याद रखनी है। प्रोटोप्लास्ट क्या है, अगर पादप कोशिका से कोशिका भित्ति वाली संरचना हटा दी जाए तो बची हुई जो संरचना है वो क्या कहलाएगी, प्रोटोप्लास्ट कहलाएगी, ठीक है। एक चीज तो ये आपको पता होनी चाहिए। दूसरी बात जब हम देखें तो बात ये आएगी कि पादप कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, पादप कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, पादप कोशिका भित्ति। अगर इसके निर्माण में देखें हम कि कौन होता है, तो एक तो इंपॉर्टेंट सा जो होगा वो क्या होगा, सेलुलोज। यानी जनरली पूछेगा कि पादपों में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो आपको टिक कर लेना है किसकी, सेलुलोज की। लेकिन इसके अलावा भी कुछ और चीजें प्रेजेंट होती हैं, जैसे सेलुलोज होता है, हेमीसेलुलोज होता है, हेमीसेलुलोज, ठीक है। सेलुलोज हो गया, हेमीसेलुलोज हो गया, पैक्टीन हो गया, पैक्टीन इसकी उपस्थिति होती है पैक्टीन की। इसके अलावा लिग्निन हो गया, प्रोटीन हो गए, ठीक है, लिग्निन और प्रोटीन। इसके अलावा भी और चीजें हो सकती हैं, लेकिन जनरली हर पादप कोशिका में जो चीजें मिलेंगी वो मैंने लिखाई है। इसके अलावा कुछ पादप कोशिकाओं में कुछ और चीजें भी इसमें मिल सकती हैं, लेकिन जनरली आपको जो याद रखना है, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टीन, लिग्निन, प्रोटीन आदि, इन सब से मिलकर क्या होता है, पादप कोशिका भित्ति का निर्माण होता है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो कौन सा है, सेलुलोज भूमिका निभाता है, ठीक हो गया। यानी जनरल शब्दों में जब सिंगल लिखा होता है कि पादप कोशिका किसकी बनी होती है, तो सेलुलोज, और शैवाल की कोशिका भी सेलुलोज, कवक की जो है वो किसकी, कवक की बनी होती है काइटिन की, ठीक है। इतनी जानकारी आपको याद रखनी है। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं पादप कोशिका की संरचना के विषय में, ठीक है। ये सेलुलोज की बनी होती है, हेमीसेलुलोज भी होता होगा, लेकिन इसकी संरचना किस प्रकार से होती है, तो पादप कोशिका की संरचना हम देखते हैं। यहीं पे मैं इसकी संरचना बताने की आपको कोशिश करता हूं कि किस प्रकार से पादप कोशिका की संरचना होती है। ये एक पादप कोशिका, तीन पादप कोशिकाएं हम बना देते हैं यहाँ पे, ठीक है, पादप कोशिका की संरचना में। फिर इस डायग्राम के आधार पे हम कुछ चीजों को समझेंगे, ठीक है। माना बात, ये तीन क्या है, पादप कोशिकाएं, ये तीन क्या हो गई, पादप कोशिकाएं हो गई। अब होगा क्या कि जब पादप कोशिका की संरचना हम देखते हैं, पादप कोशिका की संरचना, तो इसको जनरली तीन पार्टों में बांटा जाता है। अध्ययन की दृष्टि से इसके तीन पार्ट बना देते हैं। एक चौथा भी होगा, उसके विषय में मैं बताऊंगा, लेकिन जनरली तीन होते हैं। एक जो होता है उसे बोलते हैं मध्य पट्टिका, ठीक है, मध्य पट्टिका पहला पार्ट जो होता है, मध्य पट्टिका, जिसे कि मिडिल लैमेला कहा जाता है, ठीक है। दूसरा जो होती है इसे बोलते हैं प्राथमिक भित्ति, प्राथमिक भित्ति, प्राइमरी वॉल, और एक होता है द्वितीयक भित्ति। तृतीयक भित्ति भी होती है, लेकिन उसके विषय में अलग से मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि वो सब में उपस्थित नहीं होती, ठीक है। जनरली तीन भागों में जो मैंने बताया, मध्य पट्टिका यानी मिडिल लैमेला,
प्राथमिक भित्ति यानी कि प्राइमरी वॉल और द्वितीयक भित्ति यानी सेकेंडरी वॉल। 3 हिस्सों में पादप कोशिका को मैंने बांटा। अब यहां से आपको समझना है, देखिए ये 3 पादप कोशिकाएं मैंने बना दी, इनके बीच का जो ये वाला हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है इसी को कहा जाएगा मध्य पट्टिका। मिडिल लेमेला जो है ये जो 2 कोशिका भित्तों के बीच वाला ये वाला हिस्सा है, ये क्या है, मिडिल लेमेला या मध्य पट्टिका है। ठीक है, अब मध्य पट्टिका के बारे में क्या क्या जानकारियां आती हैं उसे हमें देखना है। पहली बात, अभी मैं केवल मध्य पट्टिका के बारे में पॉइंट लिखा रहा हूँ, आप अलग से भी इन्हें नोट कर सकते हो मध्य पट्टिका हेडिंग बना के। मैं यहीं पर आपको पॉइंट बता रहा हूँ मध्य पट्टिका के बारे में। पहला पॉइंट, क्योंकि जब मैं अभी इसकी संरचना आगे बढ़ाऊंगा तो इस टाइप की संरचना आगे बढ़ेगी, यानी कि जो प्राथमिक भित्ति और द्वितीयक भित्ति है वो इधर अंदर आने वाली है, यानी कि कोशिका भित्ति में सबसे बाहर वाली जो परत है वो कौन सी है, मध्य पट्टिका। नाम इसका भले ही मिडिल लेमेला है, नाम इसका भले ही मध्य पट्टिका है, लेकिन ये जो है अगर देखा जाए परतों में, इन 3 परतों में, तो इनमें सबसे बाहरी परत जो है वो कौन सी है, मध्य पट्टिका। दिख रहा है बाहर की ओर है। मध्य पट्टिका इसलिए बोल दिया क्योंकि 2 कोशिका भित्तियों के बीच में सीमेंट का काम कर रही है। सीमेंटिंग जो परत है उस सीमेंटिंग परत का काम करती है कौन, मध्य पट्टिका, इसलिए इसको मध्य पट्टिका कहा जाता है। जबकि इन तीनों में ये सबसे कौन सी हो गई, बाहरी परत हो गई, सबसे बाहरी परत। और ये इस साइड पे होगी, जैसे इसकी इस साइड है, इसकी इस साइड है, तो मध्य पट्टिका जो है 2 कोशिकाओं को जोड़ने का काम कर रही है। तो मध्य पट्टिका के बारे में पहला पॉइंट आया कि ये पादप कोशिका की सबसे बाहरी परत, सबसे बाहरी परत। ठीक है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना, नाम इसका मध्य पट्टिका क्योंकि जोड़ने का काम कर रही है, लेकिन यह आपको याद रखना है कि यह सबसे बाहरी परत है। दूसरा पॉइंट कि 2 पादप कोशिकाओं के बीच सीमेंटिंग परत है, सीमेंटिंग परत है, यानी ये इनको जोड़ने का काम कर रही है, इसलिए मैंने इसे बोल दिया कि ये क्या है, 2 पादप कोशिकाओं के बीच की सीमेंटिंग परत है। अच्छा, तीसरी चीज अगर हम देखें कि ये परत किस चीज की बनी होती है, ये परत किस चीज की बनी होती है, तो आपको याद रखना है कि कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट। ठीक है, पैक्टेट क्या हो गया, पॉलीसैकेराइड हो गया। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट की ये बनी होती है। अगर सबसे ज्यादा मात्रा में पूछे तो इसमें कैल्शियम होता है। मध्य पट्टिका जो है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट की बनी होती है। इनमें भी ज्यादा मात्रा में पूछे तो कैल्शियम ज्यादा मात्रा में उपस्थित होता है। एक और चीज अगर मैं आपको बताऊं इंपॉर्टेंट सी, तो फल आपने देखे होंगे, फल जो होते हैं जब तक कच्चे होते हैं तो क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, और जैसे जैसे पकना शुरू करते हैं वो क्या हो जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, अगर हम इसको इस दृश्य से देखें, पादप कोशिका के दृश्य से, तो ये माना जाता है कि जो कच्चे फल होते हैं उनके बीच में मध्य पट्टिका होती है, कोशिकाओं के बीच में मध्य पट्टिका, और जैसे जैसे वो पकते हैं वैसे वैसे ये मध्य पट्टिका घुल जाती है। ठीक है, ये क्या करती है, इसमें कुछ एंजाइम हम आगे पढ़ेंगे, एंजाइम बनते हैं जो इस मध्य पट्टिका को घोल देते हैं। इसलिए पकने पे क्या हो जाता है, जब बाहर से एक परत कम हो जाएगी, यानी कि कोशिका में क्या हो जाएगी, मध्य पट्टिका वाली परत हट जाएगी, तो उसमें क्या आ जाएगी, सॉफ्टनेस आ जाएगी। ठीक है, तो पहले जो हार्ड होता है वो मध्य पट्टिका की वजह से होता है, और जैसे जैसे फल पकते हैं तो ये मध्य पट्टिका घुल जाती है, और इसके वजह से जो फल होते हैं वो पकने के साथ कैसे हो जाते हैं, सॉफ्ट दिखने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो ये बात भी आपको याद रखनी है, यानी कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं फल पकने पे यह परत घुल जाती है, फल पकने पर यह परत घुल जाती है। ठीक हो गया, यानी क्या क्या हमने पढ़ा कि मध्य पट्टिका पादप कोशिका की सबसे बाहरी परत है, मध्य पट्टिका 2 पादप कोशिकाओं के बीच सीमेंटिंग परत है, मध्य पट्टिका कैल्शियम और मैग्नीशियम का पैक्टेट से बनी होती है, और फल पकने पे परत क्या होती है, घुल जाती है। ये तो थी कौन सी, मध्य पट्टिका। अब इसके बाद देखिए कि क्या होगा पादप कोशिका में,
इस प्रकार की एक संरचना मिलेगी अंदर की ओर। ठीक है, इस प्रकार की संरचना। अब जो ये अंदर की ओर संरचना है इसे कहेंगे, जो ये अंदर बनी ये है प्राथमिक कोशिका भित्ति या प्राथमिक भित्ति। प्राथमिक भित्ति, प्राइमरी वॉल जो मैंने सेकंड नंबर पे लिखा है इस वाले को प्राइमरी वॉल कहते हैं। ठीक है, अंदर की ओर है ये वाली। ठीक है, इनमें जो सब मैंने अंदर की ओर बनाई ये कौन सी है, प्राथमिक भित्ति। यहाँ पे इसके बारे में मैं आपको प्राथमिक भित्ति के पॉइंट बता रहा हूँ कि प्राथमिक भित्ति में कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्राथमिक भित्ति के बारे में पहला पॉइंट, प्राथमिक भित्ति जो है ये पतली होती है। ठीक है, अगर इसको मोटाई के क्रम में देखा जाए तो ये क्या होती है, एक तो ये पतली होगी। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये सभी पादप कोशिकाओं में सदैव मिलेगी, यानी ये उसका सार्वत्रिक यानी यूनिवर्सल लक्षण हो गया कि कोई भी पादप कोशिका होगी उसमें हमेशा पाई जाएगी कौन, प्राथमिक भित्ति। क्योंकि अब जो मध्य पट्टिका है ये तो आप देख पा रहे होंगे कि ये दो के बीच की है, दो कोशिकाओं के बीच की है। अंदर की अगर बात की जाए तो ये खास बात है कि यूनिवर्सल ये लक्षण हो गया पादप कोशिका भित्ति का कि उसमें प्राथमिक भित्ति सदैव होगी, हमेशा ये क्या होगी, पतली होगी। बनी किस चीज की होगी ये, तो जैसे मैंने बताया था कि ये मध्य पट्टिका में तो कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट की है। ये प्राथमिक भित्ति जो मैंने आपको पादप कोशिका भित्ति में बताया कि सेलुलोज, हेमी सेलुलोज हो गया, ठीक है, ये सारी चीजें जो होगी, पैक्टिन हो गया, ये सारे कुछ प्रोटीन हो गए, उनसे मिलके बनी होती है। यानी इसके बारे में 2-3 पॉइंट अगर लिखने हों तो पहला मैं लिख सकता हूँ प्राथमिक कोशिका भित्ति में कि एक तो ये पतली होती है, ठीक है, पतली होती है। दूसरा पॉइंट लिख सकता हूँ सभी पादप कोशिकाओं में सदैव मिलेगी, सभी पादप कोशिकाओं में सदैव मिलेगी। यानी ये क्या हो गया, यूनिवर्सल लक्षण हो गया पादप कोशिकाओं का, कोशिका भित्ति का, कि उसमें प्राथमिक भित्ति जरूर होगी। तीसरा पॉइंट अगर हम देखें कि किस चीज की बनी होती है तो एक तो सेलुलोज, सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, ठीक है, सेलुलोज हो गया, हेमी सेलुलोज हो गया, पैक्टिन हो गया, पैक्टिन भी इसमें मिलता है। और एक अगली चीज जो है, एक विशेष प्रोटीन इसमें मिलता है जिसको एक्सपेंसिन प्रोटीन कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्सपेंसिन, एक्सपेंसिन प्रोटीन, ये इसमें मिलता है। एक्सपेंसिन प्रोटीन जो है इसका नामकरण ही इस प्रकार से हुआ है कि जैसे कि कोशिका है, कोशिका में एक मिरास्मेटिक सेल्स भी होती हैं, ठीक है, जो विभाजोत्तक सेल्स होती हैं वो भी पाई जाती हैं। तो मिरास्मेटिक सेल्स जो होती हैं जब वो बनेंगी और कोशिका विभाजन होगा तो नई नई कोशिकाएं जब बनेगी तो उस प्रकार से क्या होगा, जैसे एक कोशिका से दूसरी कोशिका बन रही है तो उसमें क्या होगा कि प्राथमिक भित्ति में फैलाव आएगा, ठीक है। तो प्राथमिक भित्ति में फैलाव जो आता है उसमें जो सहायक होता है वो कौन सा प्रोटीन होता है, एक्सपेंसिन प्रोटीन, जो किस में पाया जाता है, प्राथमिक भित्ति में पाया जाता है। ये प्राथमिक भित्ति को फैलाने में क्या होता है, सहायक होता है। ये सारी चीजें इसमें पाई जाती हैं प्राथमिक भित्ति में, ठीक है। इतनी जानकारी इसके बारे में हो गई प्राथमिक भित्ति के बारे में। अब बची द्वितीयक भित्ति। द्वितीयक भित्ति के बारे में भी देखते हैं, फिर एक बार इन तीनों को देखेंगे। द्वितीयक भित्ति कैसे होती है, प्राथमिक भित्ति के भी अंदर, जैसे इस प्रकार से, ये वाली जो अंदर वाली भित्तियां हो गई, ये हो गई है द्वितीयक, ये कहलाएगी क्या, द्वितीयक भित्ति। ये सारी जो है ये हैं द्वितीयक भित्ति, जो अंदर की ओर मैंने बनाई ये क्या है, द्वितीयक भित्ति कहलाती हैं, सेकेंडरी वॉल कहलाती हैं। द्वितीयक भित्ति जो होती है, पहली बात तो ये प्राथमिक भित्ति के बाहर है या अंदर है, तो ये तो क्लियर है कि ये प्राथमिक भित्ति के कहाँ होती है, अंदर होती है। पहला पॉइंट तो ये द्वितीयक भित्ति की स्थिति प्राथमिक भित्ति के अंदर होगी। दूसरा पॉइंट, ये प्राथमिक भित्ति से मोटी होती है।
प्राथमिक भित्ति से क्या है, ये मोटी होती है। प्राथमिक भित्ति तो मैंने लिखा पतली होती है, ये प्राथमिक भित्ति से मोटी होती है। कारण इसका जो होता है, यानी ये सारी चीजें तो इसमें भी मिलेगी द्वितीयक भित्ति में, इसमें सेलुलोज भी मिलेगा, हेमीसेलुलोज भी मिलेगा, पैक्टिन भी मिलेगा, प्रोटीन भी मिलेंगे। लेकिन साथ में एक एक्स्ट्रा चीज जो मिलती है द्वितीयक भित्ति में वो है लिग्निन। ठीक है, वो क्या है, लिग्निन। तो लिग्निन जो है उसके कारण क्या होता है, लिग्निन की उपस्थिति के कारण इसमें क्या हो जाता है, स्थूलन पाए जाते हैं। स्थूलन मतलब जो इस प्रकार की ये मोटाई वाले दिख रहे हैं इनको बोलेंगे स्थूलन। ये स्थूलन किसके बने, लिग्निन के। तो लिग्निन के स्थूलन के कारण द्वितीयक भित्ति प्राथमिक भित्ति की तुलना में क्या होती है, मोटी होती है। एक इंपॉर्टेंट चीज तो ये हो गई। और दूसरी बात, द्वितीयक भित्ति हर एक कोशिका में नहीं पाई जाएगी। हर एक कोशिका भित्ति में द्वितीयक भित्ति नहीं होगी। जब क्या होते हैं, कोशिका परिपक्व हो जाएगी, जब वो मैच्योर हो जाएगी, परिपक्व हो जाएगी, तब उसमें निर्माण होता है द्वितीयक भित्ति का। जबकि प्राथमिक भित्ति में मैंने लिखा है कि सभी पादप कोशिकाओं में सदैव मिलेगी। लेकिन द्वितीयक भित्ति कब बनती है, जब कोशिका क्या हो जाती है, परिपक्व हो जाती है, तभी ही उसमें क्या बनती है, द्वितीयक भित्ति बनती है। तो ये 3-4 पॉइंट जो है यहाँ पे आप लिख सकते हो, उसे नोट करके। ठीक है, 3-4 पॉइंट जो इसके अंतर्गत आएंगे, यहीं पे मैं उसको अलग से बता देता हूँ। प्राथमिक मध्य पट्टिका वाले पॉइंट आपने नोट कर लिए होंगे, इसकी जगह पे मैं द्वितीयक भित्ति वाले पॉइंट लिख ले रहा हूँ। द्वितीयक भित्ति, अब देखो द्वितीयक भित्ति के बारे में मैंने क्या क्या बताया। द्वितीयक भित्ति के बारे में मैंने पहला पॉइंट ये बताया, प्राथमिक भित्ति के अंदर की ओर स्थिति क्या है इसकी, प्राथमिक भित्ति के अंदर की ओर या भीतर की ओर स्थित। ठीक है, प्राथमिक भित्ति के भीतर की ओर स्थित है कौन, द्वितीयक भित्ति। एक पॉइंट तो ये आया। प्राथमिक भित्ति से मोटी, प्राथमिक भित्ति से मोटी, किसकी वजह से, लिग्निन के कारण, लिग्निन के कारण। ठीक है, जो स्थूलन इसमें होते हैं वो किसके कारण होते हैं, लिग्निन के कारण इसमें होते हैं। और कब ये मिलेगी, हमेशा ये कोशिका में नहीं मिलेगी, जब कोशिका परिपक्व हो जाए तब ही द्वितीयक भित्ति मिलेगी। जब कोशिका परिपक्व हो जाए तो तब उसमें मिलती है कौन सी, द्वितीयक भित्ति। ये बात भी क्लियर हो गई। अब एक इंपॉर्टेंट चीज इसमें और आपको देखनी है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि द्वितीयक भित्ति जो है इसमें किस किस चीज की बनी होगी, तो यहाँ पे सेलुलोज भी आएगा, यहाँ पे हेमीसेलुलोज भी आएगा, यहाँ पे पैक्टिन भी आएगा, प्रोटीन भी आएंगे, और साथ में यहाँ पे क्या है, एक चीज और, लिग्निन भी है। अब देखिए द्वितीयक भित्ति में भी सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, ये सारी चीजें आ रही थी, लेकिन प्राथमिक भित्ति के सेलुलोज और द्वितीयक भित्ति के सेलुलोज में अंतर होता है। प्राथमिक भित्ति के सेलुलोज और द्वितीयक भित्ति के सेलुलोज में अंतर होता है। क्या अंतर होता है, इसे हमें समझना है कि किस प्रकार का अंतर होता है। यहाँ पे आपको मैं बता रहा हूँ सेलुलोज के अंतर के विषय में। ठीक है, यहीं पे आपको मैं बता दे रहा हूँ सेलुलोज का अंतर कैसा होता है। सेलुलोज, ठीक है, सेलुलोज का अंतर किस प्रकार से होता है। एक चित्र मैंने ये बनाया, ठीक है, और इसके सामने एक चित्र में जो है इस प्रकार से बना रहा हूँ। ये दोनों चित्र सेलुलोज के। इस टाइप का जो सेलुलोज है इसको बोलते हैं क्रॉस लिंक्ड, क्रॉस लिंक्ड सेलुलोज। क्रॉस लिंक्ड यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये क्या कर रहे हैं, कुछ ऐसे में और ये क्रॉस में से जुड़े हुए हैं, तो ये कैसा हो गया, क्रॉस लिंक्ड। क्रॉस लिंक्ड। द्वितीय जो प्राथमिक भित्ति होती है,
प्राथमिक भित्ति में जो सेलुलोज मैंने बताया, ये किस प्रकार का सेलुलोज होता है? क्रॉस लिंक्ड होता है। ये कौन सा वाला है? प्राथमिक भित्ति वाला। प्राथमिक भित्ति का जो सेलुलोज होगा वो किस प्रकार से अरेंजमेंट होगा उसका? क्रॉस लिंक्ड। जबकि ये वाला जो है ये है समानांतर, पैरेलल, समानांतर। और समानांतर वाला जो होता है ये किस में होता है? द्वितीयक भित्ति में। ठीक है, द्वितीयक भित्ति का सेलुलोज, द्वितीयक भित्ति का सेलुलोज। तो आपसे पूछा कि प्राथमिक भित्ति और द्वितीयक भित्ति के सेलुलोज में क्या अंतर है, तो आप बोलोगे प्राथमिक भित्ति का सेलुलोज जो होता है ये तो होता है क्रॉस लिंक्ड, और द्वितीयक भित्ति का सेलुलोज जो होता है ये कैसा होता है? समानांतर होता है। बाकी मोटाई का जो अंतर आ रहा है वो किसके कारण आ रहा है? वो लिग्निन के कारण आ रहा है, क्योंकि द्वितीयक भित्ति में किसके स्थूलन पाए जा रहे हैं? वो पाए जा रहे हैं किसके? लिग्निन के स्थूलन। बस ये तीन चीज हो गई। यानी मैंने आपको क्या बताया? पादप कोशिका में तीन संरचनाएं बताई। जो ये बीच वाली थी ये मध्य पट्टिका, मिडिल लैमेला थी। जो फिर अंदर मैंने बताई ये प्राथमिक भित्ति थी, और उसके बाद जो ये उभरी हुई थी ये द्वितीयक भित्ति थी। मध्य पट्टिका जो है वो सीमेंटिंग परत हो गई दो कोशिकाओं के, और सबसे बाहर वाली परत हो गई। उसके बाद जो मैंने बताया ये प्राथमिक भित्ति जो हो गई वो सबसे पतली वाली हो गई और पादप कोशिकाओं में सदैव उपस्थित रहने वाली हो गई। इसके अलावा जो अंदर वाली मैंने बताई उभार वाली, जो सबसे भीतर थी, प्राथमिक भित्ति के अंदर थी द्वितीयक भित्ति, ये क्या होती है? द्वितीयक भित्ति। ये मैंने इसके बारे में बताया कि लिग्निन के कारण इसमें क्या होते हैं? उभार होते हैं। और द्वितीयक भित्ति तब मिलती है जब कोशिका क्या हो जाती है? परिपक्व हो जाती है। ठीक है, तो इतनी बात तो आपकी क्लियर हो गई। अब तृतीयक भित्ति क्या चीज़ है? तृतीयक भित्ति क्योंकि मैंने वहाँ पर लिखा नहीं, इसको अलग से देखने के लिए बोला, क्योंकि ये सभी पादपों में नहीं मिलती। सामान्यतः जो पादप होंगे उनमें यही कोशिका भित्ति में, पादप कोशिका की भित्ति में ये तीन संरचनाएं देखने को मिलेगी। लेकिन जो जिम्नोस्पर्म होते हैं, जिम्नोस्पर्म जब हम पढ़ेंगे तो जिम्नोस्पर्म में मिलती है कौन सी? तृतीयक भित्ति। इसलिए मैंने उसको यहाँ पे नहीं लिखा क्योंकि वो सारे पादपों में नहीं मिल रही। ठीक है, तो वो जिम्नोस्पर्म में मिलती है। इससे तृतीयक भित्ति को भी थोड़ा सा हम देख लेते हैं तृतीयक भित्ति के संबंध में, क्योंकि सभी में नहीं मिलेगी इसलिए संरचना में उसे जनरली नहीं लिखा होता। देखिए अब तृतीयक भित्ति के विषय में, टर्सरी वाले से कह देंगे तृतीयक भित्ति को। ठीक है, पहला पॉइंट इसमें आएगा सामान्यतः पादपों में अनुपस्थित, इसीलिए से वहां पे नहीं लिखा गया। सामान्यतः पादपों में अनुपस्थित। ठीक है, सामान्यतः तो ये पादपों में मिल नहीं रही, अनुपस्थित है। लेकिन किसमें मिलेगी? जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में भी जब हम जिम्नोस्पर्म के जाइलम को पढ़ेंगे, और जाइलम में जो था ट्रैकिड्स को पढ़ेंगे हम, जिनको जाइलम वाहिनिकाएं कहते हैं हम ट्रैकिड्स को, तो उनमें ये पाई जाएंगी। तो हम बोलेंगे कि जिम्नोस्पर्म के ट्रैकिड्स में, ट्रैकिड्स का मतलब क्या हुआ? जाइलम वाहिनिकाओं में उपस्थित। जब जिम्नोस्पर्म पढ़ेंगे उसका जाइलम पढ़ेंगे, और जाइलम में जाइलम वाहिकाएं पढ़ेंगे, तो उसमें उपस्थिति होगी किसकी? उसकी कोशिका भित्ति में उपस्थिति होगी किसकी? तृतीयक भित्ति की। और होगा कुछ नहीं, तृतीयक भित्ति जो होगी वो क्या करेगी? अतिरिक्त सुरक्षा देगी। किसको? अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करेगी कोशिका को। ठीक है, क्योंकि कोशिका भित्ति का तो एक काम जो है वो सुरक्षा प्रदान करना भी है। तो अगर किसी में दो लेयर के अलावा एक थर्ड लेयर भी आ रही है तो अतिरिक्त सुरक्षा हो गई। तो जिसमें जिम्नोस्पर्म में जब ये होगी तो उसमें क्या करेगी? अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करने का काम करेगी। ठीक है, तो ये बात तो इसमें क्लियर हो गई। अब इसके आगे हम एक टर्म आपको मैं और बता रहा हूँ, इसी से जुड़ा हुआ है। ये तो भित्ति हो गई। ठीक है, भित्तियाँ खत्म हो गई, संरचना में इतनी चीज़ तो हो गई। अब मैं कुछ और आपको समझा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट सा, उस पर ध्यान देना है आपको। एक चीज़ होती है पिट्स, जिसे हम कहते हैं गर्थ, और यहीं से एक इंपॉर्टेंट थ्योरी आपको समझ में आएगी, इसे ध्यान से समझना है आपको। ठीक है, अब आप देखिए ये गर्थ क्या है? जो द्वितीयक भित्ति है, द्वितीयक भित्ति जो है इसमें मैंने बताया कि ये उभार किसके हैं? ये स्थूलन किसके हैं? लिग्निन के। लिग्निन के ये क्या है? स्थूलन है। लेकिन जैसे कि यहाँ पे भी मैंने एक लिग्निन का स्थूलन बना दिया। ठीक है, अब द्वितीयक भित्ति में जो लिग्निन के स्थूलन है, इसके बीच में आपको दिख रहा है ये वाले एरिया में गैप है, यहाँ पे स्थूलन नहीं।
तो आप देखिए यहाँ पे कि द्वितीयक भित्ति के इस वाले क्षेत्र में स्थूलनीय ये रिक्त है, इस यहाँ पे भी स्थूलनीय। तो द्वितीयक भित्ति का लिग्नन के स्थूलन जहाँ पे नहीं पाया जाता, ऐसा क्षेत्र जहाँ पे क्या है लिग्निन का स्थूलन नहीं पाया जाता, इसी वाले रिक्त क्षेत्र को क्या कहा जाता है, गर्त कहा जाता है। यहाँ पे आप लिख भी दो कि द्वितीयक भित्ति का वह क्षेत्र जहां पर लिग्निन का स्थूलन नहीं पाया जाता। द्वितीयक भित्ति का वह क्षेत्र जहां लिग्निन का स्थूलन नहीं पाया जाता, तो उसी को क्या कहा जाता है, गर्त कहा जाता है। अब एक चीज और ध्यान से समझना है, गर्त आपको समझ में आ गया। अब क्या होगा, कोशिका भित्ति के अंदर जो होगा कोशिका द्रव्य होगा, ठीक है। कोशिका भित्ति के अंदर की तरफ जो होता है वो कोशिका में कोशिका द्रव्य होता है। जहां पे गर्त होगी, जैसे यहाँ पे गर्त है और यहाँ पे गर्त है, तो इस गर्त वाले इलाके से क्या होगा, फिर इस कोशिका का कोशिका द्रव्य और इस कोशिका का कोशिका द्रव्य आपस में मिल जाएंगे। क्या हो जाएगा, कोशिका द्रव्य आपस में क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। इस कोशिका का कोशिका द्रव्य किस वाले इलाके से, गर्त वाले, यानी जहां पे गर्त होगी वहां पे एक कोशिका और दूसरी कोशिका का कोशिका द्रव्य आपस में जुड़ा हुआ होगा, ठीक है। क्योंकि ये बीच वाली केवल सीमेंटिंग परत है, इसे स्पाई करना, ये रोकती नहीं है किसी चीज को, ठीक है। ये कोशिका द्रव्य को रोकने का काम नहीं करती, ये तो केवल कोशिका को जोड़ने का काम कर रही है। तो ऐसे में क्या होगा, इसका कोशिका द्रव्य और इसका कोशिका द्रव्य जो होगा वो आपस में जुड़े हुए होंगे, और आपस में जब जुड़े होंगे तो इस संरचना को, यानी वो संरचना जहां पे ये पूरी संरचना क्या कहलाएगी, माना बात यहाँ से इसका कोशिका द्रव्य और यहाँ से इसका कोशिका द्रव्य यू में मिल रहा है, तो इन दोनों के कोशिका द्रव्य के मिलने से जो संरचना बन रही है इसको कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा, जिसे कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। तो यहाँ पे एक और थ्योरी निकल के आ गई, प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा आपसे पूछेगी प्लाज्मोडेस्माटा क्या है, ठीक है। तो ये लिख सकते हैं हम कि गर्त की अनुपस्थिति, या गर्त वाले क्षेत्र में, गर्त तो यही है जो गैप वाला है, गर्त वाले क्षेत्र में दो पादप कोशिकाओं का कोशिका द्रव्य आपस में मिलता है, दो पादप कोशिकाओं का कोशिका द्रव्य आपस में मिलता है, और इस संरचना को ठीक है, जो जुड़ने से बनेगा, इस संरचना को प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं, ठीक है। यही संरचना क्या कहलाएगी, प्लाज्मोडेस्माटा कहलाएगी, ठीक है। या फिर शॉर्ट में बोलूं मैं तो प्लाज्मोडेस्माटा क्या है, यह कोशिका द्रव्य संयोजन है, ठीक है। यानी कि ये कौन सा संरचना है, कोशिका द्रव्य संयोजन। कोशिका द्रव्य संयोजन वाली संरचना ही क्या कहला रही है, प्लाज्मोडेस्माटा कहला रही है, ठीक है। ये बात भी हम बोल सकते हैं कि प्लाज्मोडेस्माटा क्या है, कोशिका द्रव्य संयोजन वाली संरचना को कहा जा रहा है। ये जानकारी भी हो जाएगी। इतनी जानकारी कोशिका भित्ति में हो गई। लास्ट यहाँ पे हम ले देते हैं कोशिका भित्ति के कार्य। कोशिका भित्ति के कार्य क्या होते हैं, ठीक है। ये इतनी जानकारी, इतनी संरचना आपको याद रखनी है। जिन जिन में कोशिका भित्ति है उनमें किस चीज़ की बनी होती है ये मैंने आपको बता दिया, और साथ में उसकी संरचना भी बता दी कोशिका भित्ति की, कि पादप कोशिका भित्ति की संरचना कैसी होगी, ठीक है, मध्य पट्टिका क्या होगी, ये चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। लास्ट आप देख सकते हो कोशिका भित्ति के कार्य। कोशिका भित्ति के कार्य, अब देखिए कोशिका भित्ति के क्या क्या कार्य होंगे। पहला कार्य क्या होगा, ये बाहर से है। अब कोशिका भित्ति जैसी होगी वैसी ही कोशिका का आकार दिखेगा। तो पहला पॉइंट तो इसका हो गया, कोशिका को आकार प्रदान करना। कोशिका को
आकार प्रदान करना, कोशिका को आकार प्रदान करना पहला काम तो इसका ये हो गया। दूसरा काम क्या हो गया? सुरक्षा प्रदान करना। तीसरी बात, जो कोशिका है उसके अंदर द्रव्य वाले हिस्से भी हैं, तो कोशिका फट सकती है, उसके लिए क्या है? वाल काम कर रही है, यानी फटने से रोकना, कोशिका को फटने से रोकना। बस इतने काम काफ़ी हैं कोशिका भित्ति के, ये सारे काम हो गए। ठीक हो गया। कोशिका झिल्ली पढ़ ली हमने, कोशिका भित्ति हमने पढ़ ली। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा आगे, इससे आगे की जानकारी, ये कोशिका भित्ति के कार्य भी हो गए। अभी हम पढ़ रहे हैं, चैप्टर का नाम जो है कोशिका संरचना है, और कोशिका संरचना में दो चीज़ें पढ़ ली हमने, एक कोशिका झिल्ली पढ़ ली, एक कोशिका भित्ति पढ़ ली। ठीक है। अब हम 3 नंबर पे जो चीज़ पढ़ने वाले हैं, अब हम पढ़ने वाले हैं कोशिकांग। कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली के बाद क्या पढ़ेंगे हम? कोशिकांग। कोशिकांग यानी सेल ऑर्गेनेल्स जिन्हें हम कहते हैं, उनके विषय में अब जानकारी हम पढ़ेंगे कोशिकांग के विषय में। कोशिकांगों को जब हम पढ़ते हैं, यानी कोशिका भित्ति है, कोशिका झिल्ली है, और अंदर द्रव्य में जो कोशिकांग है उनके विषय में हम अब बात करेंगे। कोशिकांग जो है, इनकी 3 कैटेगरी बनाई जाती हैं। अध्ययन की दृष्टि से हम इन कोशिकांगों को, जो कोशिका के भीतर है, 3 कैटेगरी में बांट देते हैं। पहली कैटेगरी जो है, यह है द्विझिल्ली युक्त कोशिकांग। द्विझिल्ली युक्त कोशिकांग, द्विझिल्ली युक्त कोशिकांग, इंग्लिश में से बोलेंगे डबल मेम्ब्रेन बाउंड। ठीक है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड। तो डबल मेम्ब्रेन बाउंड वाले द्विझिल्ली युक्त कोशिकांग हो गए। इसके अलावा होंगे एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग, एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग, यानी सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स कोशिकांग। और तीसरे होंगे झिल्ली रहित, झिल्ली रहित कोशिकांग, झिल्ली रहित कोशिकांग। ठीक है, झिल्ली रहित कोशिकांग आ जाएंगे। 3 कैटेगरी मैंने कोशिकांग को बनाए, द्विझिल्ली युक्त कोशिकांग, एकल झिल्ली युक्त और झिल्ली रहित। अब इनके एग्जाम्पल बता रहा हूँ, फिर एक एक का पढ़ना है, लेकिन यहीं से 1 नंबर क्लियर हो जाएगा अगर आप इस सारणी को क्या रखते हो, याद रखते हो। द्विझिल्ली युक्त कोशिकांग डबल मेम्ब्रेन बाउंड जो हैं वो कौन कौन से हैं? इसमें 3 नाम आपको स्पेशली याद रखने हैं। द्विझिल्ली युक्त में पहला नाम आपको जो याद रखना है द्विझिल्ली युक्त कोशिकांग में, वो याद रखना है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया द्विझिल्ली युक्त कोशिकांग। दूसरा आपको याद रखना है प्लास्टिड, प्लास्टिड्स। ठीक है, प्लास्टिड्स हो गया 2 नंबर पे। और तीसरे नंबर पे जो होगा वो होगा न्यूक्लियस, न्यूक्लियस। ठीक है, यानी 3 नाम जो हैं इसके अंतर्गत याद रखने हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, 2 नंबर पे प्लास्टिड, और 3 नंबर पे जो है वो कौन सा हो जाएगा? न्यूक्लियस हो जाएगा, न्यूक्लियस। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड और न्यूक्लियस हो गया। और एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग जो है इसके अंतर्गत क्या आएगा? तो इसके अंतर्गत पहला जो आएगा वो ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसे हम कहते हैं, अंतःप्रदीप्य जालिका आएगा, एकल झिल्ली रहित में आएगा। दूसरा आएगा गोल्जिकाएं, गोल्जी बॉडी जिसे हम कहते हैं, गोल्जी बॉडी या गोल्जिकाएं। ठीक है, 3 नंबर पे जो आएगा वो आएगा लाइसोसोम्स, लाइसोसोम्स, लाइसोसोम्स। ठीक है, 3 नंबर पे जो आएगा वो आएगा लाइसोसोम्स। और 4 नंबर पे जो आएगा वो आएगा वैक्यूल्स, वैक्यूल्स यानी कि जिन्हें क्या कहते हैं? रिक्तिकाएं। वैक्यूल्स यानी रिक्तिकाएं जो होगी इसके अंतर्गत आएंगी। और लास्ट जो आएगा माइक्रोबॉडीज, सूक्ष्मकाय जिन्हें हम कहते हैं माइक्रोबॉडीज। ये जो है ये रिक्तिका है। ठीक है, रिक्तिका। और जो ये है इसे कहते हैं सूक्ष्मकाय, माइक्रोबॉडीज को क्या कहते हैं? सूक्ष्मकाय। तो ये चीज़ें जो हैं एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग में आएंगे, ER, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, वैक्यूल्स, माइक्रोबॉडीज यानी कि सूक्ष्मकाय इसके अंतर्गत आ जाएंगी। अब जो मेम्ब्रेन लेस हैं यानी कि झिल्ली रहित कोशिकांग हैं, ये कौन कौन से?
झिल्ली रहित कोशिकांग कौन कौन से, इनके विषय में हम बात करते हैं। झिल्ली रहित कोशिकांग में सबसे पहला जो आएगा वो आएगा राइबोसोम्स। ठीक है, सबसे पहले क्या आएगा, राइबोसोम्स आएगा। दूसरा जो आएगा वो आएगा तारक केंद्र। तारक केंद्र, तारक केंद्र को क्या बोलते हैं, सेंट्रियोल्स। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, सेंट्रियोल्स। सेंट्रियोल्स, तारक केंद्र। और 3 नंबर पर जो आएगा वो आएगा केंद्रिका। क्या आएगा, केंद्रिका। तो 3 कैटेगरी मैंने बताई, द्विझिल्ली युक्त में माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स और न्यूक्लियस। एकल झिल्ली युक्त में ईआर, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, वैक्यूल्स और माइक्रोबॉडीज। और झिल्ली रहित कोशिकांग में राइबोसोम्स, तारक केंद्र और केंद्रिका। ये चीज़ें मैंने आपको बतानी है, अब एक एक करके इनके बारे में पढ़ना है। लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन आपको बताना है कि प्रोकैरियोट्स या बैक्टीरिया जो है उनमें कौन सा कोशिकांग, इनमें से कौन सा कोशिकांग जो होगा वो बैक्टीरिया में उपस्थित होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, सिंपल सी बात है, मैंने आपको बताया प्रोकैरियोट्स में जो होते हैं झिल्ली युक्त कोशिकांग जो होते हैं वो अनुपस्थित होते हैं। रिक्तिका, ये मैंने सामान्य रिक्तिका लिखी। प्रोकैरियोट्स में मैंने बताया गैस रिक्तिका, अलग अलग टाइप की रिक्तिकाएं होती हैं। ठीक है, तो अगर बोला जाए तो झिल्ली युक्त कोशिकांग जो है अनुपस्थित रहते हैं प्रोकैरियोट्स में, झिल्ली रहित रहते हैं। और झिल्ली रहित में भी बैक्टीरिया में जो मिलेगा वो केवल क्या मिलेगा, राइबोसोम। बैक्टीरिया में जो इनमें से कोशिकांग उपस्थित होता है वो कौन सा होता है, राइबोसोम्स होता है। और इसके बाद मैं एक एक करके यहाँ से माइटोकॉन्ड्रिया से स्टार्ट करूँगा और एक एक करके इनके विषय में आपको बताऊँगा डिटेल में। जितने भी कोशिकांग है उनके विषय में पढ़ेंगे। और कोशिकांग जो है यहाँ से गारंटी है पेपर में कि एक ना एक क्वेश्चन बनता है। 2-3 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से आ जाते हैं। लास्ट टाइम भी क्वेश्चन कुछ आए हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के क्रिस्टी से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन श्वसन वाला जो है वो पेपर में आया है। हरित लवक का एक क्वेश्चन लास्ट पेपर में आया हुआ है। तो 2-3 नंबर आए हुए हैं और 2-3 नंबर आते हैं बदल बदल के इन्हीं में से क्वेश्चन। तो अगले लेक्चर जो होगा उसमें शुरुआत करने वाला हूँ मैं माइटोकॉन्ड्रिया से, और वहीं से हम माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में सारी चीज़ें जान के आगे बढ़ेंगे। जब आप इसको जानोगे, इन सारी चीज़ों को, तो आगे जब हम पढ़ेंगे और चीज़ें तो उनमें क्या होगी, काफ़ी हेल्प होगी। चाहे प्रकाश संश्लेषण पढ़ेंगे हम बॉटनी के अंतर्गत, तो उनको पढ़ने में हेल्प होगी अगर आप इन कोशिकांकों को और इनके कार्यों को सही से जानते हो। तो फिलहाल जो है आज के लिए इतना ही। इसकी आगे की जानकारी जो होगी वो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। धन्यवाद।